आंखों में आनंद को समाये हुए सुहाग सेज पर बैठी माधवी अतीत की उतार चढ़ाव वाली गलियों में खो गई थी। उसे एक एक कर सब कुछ याद आ रहा था। बचपन से लेकर 9वीं क्लास तक स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाली माधवी आखिर हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में द्वितीय कैसे आ गई। जब उसे भी यकीन नहीं हुआ तो वापस कॉन्सलिस्ट चेक किया। उसके नंबर सचमुच कम आए थे। उस रोज अन्य बच्चे भी उससे भी पूछ रहे थे कि ये आनंद कौन है, वो फर्स्ट और तुम सेकंड कैसे आ गई। गुस्से में माधवी का गोरा चेहरा लाल पड़ गया था। जाने माने उद्योगपति जानकी दास जी, जो इस शैक्षणिक संस्थान के ट्रस्टी थे, उसकी इकलौती बेटी माधवी न केवल मेधावी थी बल्कि रूप व गुण में भी अद्वितीय थी। उसकी योग्यता के कारण स्कूल में उसकी तूती बोलती थी। जहां उसके कभी पीछे मुड़कर न देखा था, उसे वहां पीछे छोड़ने वाला ये आनंद कौन है। यह सोच रही थी कि एक साधारण सा लड़का अपना रिजल्ट देखकर हॉस्टल की ओर वापस जाता दिखा। जब शिक्षकगण उसे रोककर बधाइयां देने लगे तब पता लगा कि यही स्कूल टॉपर आनंद कुमार है, जिसने 98.3 अंक प्राप्त कर न केवल स्कूल बल्कि पूरे जिले में टॉप किया है। उसकी ओर हिकारत से देखती माधवी ने गुस्से का ठिकाना न रहा। 2-4 मार्क्स ज़्यादा आ गए तो क्या हुआ, मैं इसे अगले इम्तिहान में देख लूँगी। हारना माधवी का स्वभाव न था, जीतने की आदत आनंद को न थी। वह बनारस के नज़दीक चंदौली गांव के एक अति साधारण परिवार से आया हुआ एक साधारण सा लड़का था। न रूप से और न ही लिबास से किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में सक्षम था। उसके पास अगर कुछ था तो वह थी उसकी एकाग्रता, जिसे देखते हुए शिक्षक मोतीलाल, जो उसके गांव से थे, उन्होंने ही छात्रवृत्ति के साथ उसे पढ़ने की सुविधा मुहैया कराई थी। एक तरफ ट्रस्टी की बेटी और दूसरी ओर उसी ट्रस्टी द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति पर पढ़ने वाला लड़का। मगर उसमें सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह स्वयं ही अपनी प्रतिभा से अनजान था। उसे गांव से बाहर एक अच्छे शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने का सुअवसर मिला तो वह शांतिपूर्वक पढ़ता चला गया। नतीजा इस बार भी वही प्रथम आया। 11वीं के बाद 12वीं के बोर्ड में परीक्षाओं में भी आनंद प्रथम व माधवी द्वितीय। उसके बाद आनंद सरकारी स्कॉलरशिप पर कहीं और पढ़ने चला गया और माधवी अपने ही कॉलेज से बीकॉम मैनेजमेंट कर पिता का व्यवसाय संभालने लगी। पिता के साथ काम करते हुए पूरे 9 वर्ष निकल गए। एक दिन बोर्ड मीटिंग के बाद पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ही पिता जानकी दास जी बातचीत के दौरान चक्कर खाकर गिर पड़े। घबराहट में कुछ समझ न पाई और तत्काल ही नजदीक का हॉस्पिटल भागी। डॉक्टर के केबिन के बाहर नेम प्लेट पर लिखा था, दोस्त समझ लो। माँ ने सब सुन लिया था और एक अरसे बाद बेटी को हंसती देख मन ही मन आनंदित थी। उसने अपनी बेटी के लिए आनंद जैसा ही दामाद चाहिए था। बस पति स्वस्थ होकर घर लौटे तो इसी लगन में बेटी के हाथ पीले कर दूं, इन्हीं विचारों में खोई थी कि माधवी ने बताया, ऑपरेशन सफल रहा माँ, थोड़ी देर में पिताजी को होश भी आ जाएगा। माधवी पहली बार नतमस्तक थी। आनंद ने समय पर पिता का इलाज कर उसके प्राणों की रक्षा की थी। 2 दिन बाद दीपावली थी। माँ ने मन ही मन आनंद को जमाता मान लिया था। उन्होंने दीपावली के दिन आनंद को माता पिता के साथ आने का निमंत्रण भी दे डाला। आनंद तो जैसे इसी ताक में था। दीपावली की रात जब दियों और पटाखों से सारा जहां रोशन थी, तब माधवी और आनंद को विवाह बंधन में बांधने की तैयारियां चल रही थी। दोनों शर्मा कर बाहर आ गए थे। माधवी आनंद को पाकर गर्व महसूस कर रही थी और आनंद ने तो जैसे माधवी को जीत कर जग जीत लिया था। 4 दिन बाद का मुहूर्त निकला। विवाह संपन्न हो गया। दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। सभी दरवाजे पर हुई दस्तक से माधवी की निंद्रा टूटी और वह वर्तमान में लौट आई। मैं आई कम इन मैडम, कौन? ख्यालों में खोई माधवी चौकी। तुम्हारा पति आनंद दुस्साहसी प्रेमी के समान उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा था। उसकी मदद अदा पर माधवी मुस्कुराने लगी।
पति ने साधिकार घूंघट उठाना चाहा तो माधवी ने अपने हाथ आगे कर दिए। पहले मुंह दिखाई निकालिए जनाब। प्रिय, मैं मुंह दिखाई में तुम्हें तुम्हारा अभिमान देता हूँ। तुम जिस मान सम्मान के साथ मुझसे झगड़ती रही, बस वैसी ही बनी रहो। अब सारी उम्र तुम बोलोगी और मैं सुनूंगा। मैं वही गंवार आनंद और तुम वही स्वाभिमानी और ओजमयी माधवी। मुंह दिखाई में अपना आत्मसम्मान वापस पाकर स्वयं ही साथी के बाहों में समा गई। आनंद की इन बातों की गहराई ने माधवी को खामोश कर दिया था। इतने सुंदर व सुलझे विचारों वाले सहचर को पाकर स्वयं को धन्य महसूस करने लगी। उसकी हार उसे इतना खूबसूरत उपहार देगी, ये सोचा ना था। वह हार कर भी जीत गई थी। दूसरी कहानी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में फेरी लगाने वालों को कुछ देर सुस्ताने के लिए आश्रय देता था, परंतु अब उसकी ज़रूरत किसी और को नहीं थी। पतझड़ तो हर साल आता था, परंतु इस पेड़ पर ठहर गया था। यहाँ खिड़की पर खड़े होकर क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं, सामने वाले पेड़ की स्थिति और अपनी स्थिति की तुलना कर रही थी। क्या माँ? अच्छा चलो लेट जाओ, थोड़ी देर थक गई होगी। नहीं, देख सूख गया बिल्कुल। अब क्या माँ? भैया ने उसे काटने को बोल दिया है। आखिर हमारी ही ज़मीन है, वह भी कुछ लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आ जाएगी और कुछ तो बेच देंगे। आखिर एक काम कर माधवी, अपने भैया को बोल कुछ लकड़ी संभाल कर अलग रख ले, क्यों भला मेरी लाश को जलाने के काम आ जाएगी। लकड़ी का खर्चा भी बचेगा। माँ जब भी बोलोगी कड़वा ही बोलोगी। पूरा मोहल्ला भैया भाभी की तारीफ करते नहीं थकता। उसकी सेवा भावना से सबका मन मोह लिया है, परंतु तुम उसके पीछे की मजबूरी क्या तू नहीं जानती हो? भी तुम्हारा कुछ तो अच्छा कर रहा है ना। कितने बुजुर्गों को यह सम्मान मिलता है। ठीक ही कह रही है। आशा करती हूँ कि तुम दोनों भाई बहनों को ऐसा सम्मान न मिले। गुस्से से पैर पटकती हुई भाई की बहन चली गई थी। छोटा सा परिवार था प्रभा जी का। एक पुत्र विवेक तथा एक पुत्री माधवी। उसके जीवन काल में ही प्रभा जी के पति श्री नरेश प्रसाद जी ने सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया था। स्वयं शिक्षक होने की वजह से शिक्षा की महत्ता का उन्हें भान था, इसलिए दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। पुत्र विवेक मेधावी था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही जल्द ही उसका चयन अभियंता के रूप में हो गया था। बेटे को सरकारी नौकरी मिलने की खुशी नरेश जी को बहुत हुई थी। नौकरी मिलने के बाद उसने अपनी पसंद से शादी भी कर ली। प्रभा जी थोड़ी विचलित जरूर हुई थी, परंतु नरेश जी ने उन्हें समझा लिया था। पुत्री मेधावी भी अपने भाई से पीछे नहीं रही थी। बीएड की परीक्षा देने के कुछ समय बाद ही उसका चयन सरकारी शिक्षिका के रूप में हो गया था। माधवी के विवाह के समय हालांकि उसके ससुराल वालों की तरफ से कोई मांग नहीं रखी गई थी, परंतु उसकी कमी माधवी की स्वयं की मांगों ने कर दी। नरेश जी ने सदा से ही दहेज का विरोध किया था, परंतु अपनी ही पुत्री के मांगों का वो क्या करते। माधवी यह भी भूल गई थी कि एक ईमानदार स्कूल शिक्षक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के बाद अपने बैंक अकाउंट में लंबी चौड़ी रकम तो जमा नहीं कर पाएगा। उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी जो वो अपने बच्चों को दे सकते थे वह थी शिक्षा। जितना हो सका नरेश जी ने उनकी मांग पूरी करने की कोशिश की। यह बात और थी कि वह माधवी को वह खुश नहीं कर पाए थे। प्रभा जी ने लाख समझाने पर भी नरेश जी ने अपने बेटे के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं किया था। वैसे भी विवेक की पत्नी मोना ने पहले ही महंगाई का रोना रो दिया था। 2 बच्चों की पढ़ाई, उनकी बढ़ती मांगों के साथ बड़े शहर के खर्चे भी तो बढ़े होते हैं। 2 साल पहले प्रभा जी के पति का देहांत हो गया था। विवेक उन्हें अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता था, परंतु अपने घर की मालकिन बनकर रहने वाली प्रभा जी को आश्रित बनकर जाना मंजूर नहीं था। परंतु दूसरी बात यह भी थी कि विवेक ने कभी जोर भी नहीं डाला। खैर, माधवी का तर्क यह था कि माता पिता की जिम्मेदारी पुत्र की होती है, पुत्री की नहीं। प्रभा जी ने कभी भी दोनों बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखी। छुट्टियां में माधवी तथा विवेक दोनों ही अपने बच्चों के साथ आते, अच्छा समय बिताते और फिर वापस चले जाते।
यह व्यवस्था सभी को ठीक लगी थी। कई रिश्तेदार नासिक में घर के पास ही रहते थे। प्रभा जी की देखभाल देखभाल के यमुना और उसका बेटा उसके साथ ही रहते थे। एक कमरा दोनों माँ बेटे को दिया हुआ था। उसने शांत जीवन में हलचल तब शुरू हुई जब विवेक ने अपना तबादला मुंबई से नासिक करा लिया। शुरुआत में प्रभा जी बड़ी खुश हुई। आखिर बेटा बहू पोता पोती के साथ रहने की खुशी किसे नहीं होती। आस पड़ोस के लोगों ने भी विवेक के इस मातृभूमि प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की। विवेक और उनकी पत्नी मोना दोनों ही उनका बहुत ध्यान रखने लगे थे, पहले से ही ज़्यादा। प्रभा जी अपने पुत्र में आए इस बदलाव से बहुत खुश थी, परंतु प्रभा जी की खुशी को पहला धक्का यमुना ने लगाया था। इतने सालों से साथ रहते हुए यमुना काफ़ी मुँह लगी हो गई थी। अम्मा जी, मोना बहू और विवेक भैया तो काफ़ी बदल गए हैं। बुरा ना मानना, पर बड़े बूढ़े कह गए हैं, ज़्यादा शहद जहाँ अचानक आ जाता है वहाँ चींटियाँ भी ज़रूर आती है। कहीं कुछ मतलब तो चुप कर, मुझे खुश देखकर जल रही है क्या? तो यमुना को तो प्रभा जी ने चुप करा दिया, परंतु उनके स्वयं के मन में संदेह के बादल घुमड़ रहे थे। न चाहते हुए भी शक का बीज पनप चुका था। सच्चाई सामने आने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा था। विवेक ने अपने दोनों बच्चों नमन और रिया का दाखिला नासिक के ही एक अच्छे स्कूल में करा लिया था। नमन तो नियमित रूप से स्कूल जाता, परंतु रिया महीने में 1 अथवा 2 दिन के लिए ही स्कूल जाया करती थी। पता नहीं कौन सी बीमारी उसे अक्सर हो जाया करती थी। दिन ब दिन उसका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। कई बार प्रभा जी ने पूछना चाहा भी तो मोना उन्हें टाल देती थी, परंतु उस शाम वे टाल नहीं सके थे। उस शाम रिया बैठे बैठे ही बेहोश हो गई थी। घर में कोहराम सा मच गया था। डॉक्टर के जाने के बाद प्रभा जी ने विवेक से पूछ ही लिया था, क्या चल रहा है यह सब, क्या हुआ है रिया को? कोई मुझे बताएगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा मैं माँ, यह कहकर रोने लगा था विवेक। विक्की बेटा रो मत, मुझे बता। माँ, रिया की दोनों किडनी खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किडनी प्रत्यारोपण करना होगा। सुनकर चक्कर आ गया था प्रभा जी को। कोई भी सोच नहीं सकता था 10 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अब क्या होगा? विक्की पर क्या अपनी मर्जी चलती है? आंसू जो निकलते नहीं उन्हें पूछूं कैसे? दर्द जो दिखता नहीं उसे बताऊं कैसे? जीने की चाह तो मुझ में अब बची नहीं, पर सांस जो रुकती ही नहीं उसे रोकूं कैसे? माँ, अभी तक यही खड़ी हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माफ़ करना बेटा, तबीयत ठीक है अभी भी मेरी। माँ, अब तू जा, थोड़ा सोऊंगी। क्या बात कर रही हो माँ? शाम में सोना चाहती हो, फिर रात में क्या करोगी? पता नहीं रात देख भी पाऊंगी या नहीं। माँ, मैं भैया को बुलाती हूँ। नहीं, थोड़ा सोऊंगी तो ठीक, चल जा। ठीक माँ, तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। लाख चाहने पर भी माधवी अपनी आवाज़ में प्रसन्नता के पुट को छुपा नहीं पा रही थी। बाहर निकलकर अपने भाई के साथ कानाफूसी में लग गई थी, परंतु वह कानाफूसी भी इतनी तेज थी कि प्रभा जी के सुप्त होते कानों ने भी सुन लिया था। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है अब ज़्यादा समय नहीं है। चुप कर माधवी, 6 महीने पहले ही तूने यही कहा था। तेरे कहने पे ही मैं यहाँ आए थे। अरे भैया नहीं, अब कुछ समय तो लगेगा ही, पर इस बार पक्का है। माधवी, 3 दिन पहले ही यही कहा था तुमने। मोना भी आ गई थी। नहीं भाभी, वही तो कह रही हूँ। माँ, आज वही बड़ी बहकी बहकी बात कर रही थी। आज की रात तो माधवी, मेरी बहन खुशी से चीख पड़ा था। विवेक, चुप भी करो विवेक, तुम भी थोड़ा धीरे बोलो। माधवी, भैया, रिया के ऑपरेशन के बाद अपना वादा याद है ना आपको? हाँ भाई, याद है मुझे। घर का सौदा तो वीरेन जी ने ही करा रहे हैं ना, तेरे ही पति है ना वो, फिर तेरा हिस्सा कहाँ जा रहा है? क्या भैया, आज नरेश जी द्वारा सुनाई कहानी याद आ रही है प्रभा जी को। कुछ लोग चाहते थे कि एक पेड़ सूख जाए, उन्हें उस पेड़ की लकड़ी चाहिए थी, परंतु वे उसे काट तभी सकते हैं जब वह सूख जाए।
उन्होंने आपस में कुछ सलाह की और झुंड बनाकर रोज उस पेड़ को गालियां देने लगे। धीरे धीरे पेड़ सूखने लगा और आखिरकार पूरी तरह सूख गया। स्वयं को अवांछित पाए जाने का एहसास कितना भयानक होता है, यह प्रभा जी अच्छी तरह जान गई थी। लेटे लेटे भी प्रभा जी खिड़की की तरफ ताकने लगी थी। चांदनी रात में पेड़ साफ दिख रहा था। ठहरा हुआ पतझड़, उस पर ठहरी हुई प्रभा जी की आंखें और फिर अंततः ठहर गई थी उनकी सांसें। धन्यवाद।